Hi, this is Sejyoti Deshwal. I welcome you all again back to my YouTube channel, or welcome back as the case may be. I hope that you all are doing well. I also hope that कि आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत सुपर्ब चल रही होगी. स्पेसिफिकली आपकी ऑडिट की प्रिपरेशन बहुत सुपर्ब चल रही होगी. अगर नहीं चल रही है तो आप इस चैनल पे आ गए हो, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल एज ऑफ येट, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारे रिविजन लेक्चर्स मिलने वाले हैं फॉर फ्री. Right now what we are doing, we are covering the CA इंटर ऑडिट की डिटेल्ड रिवीजन. ये आपकी CA इंटर ऑडिट की डिटेल्ड रिवीजन चल रही है और इस रिवीजन में हम कवर कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3 विच इज अबाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस. चैप्टर नंबर 3 आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैंने आपके सारे के सारे चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हेयर कि जितने भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में या तो एक स्टैंडर्ड कवर करा रही हूं या तो 2 स्टैंडर्ड हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक ही वीडियो में आप सारे के सारे स्टैंडर्ड्स कवर करो. उसका रीजन ये है कि स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके ऑडिट का और एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और स्टूडेंट्स को ये स्टैंडर्ड्स उतने ही मुश्किल लगते हैं समझने में भी और याद करने में भी. इसलिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. इसीलिए आज हम इस पर्टिकुलर क्लास में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड कवर करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 3 का, जो है आपका एसे नंबर 510. इस पर्टिकुलर वीडियो के अलावा भी इस पर्टिकुलर चैप्टर की 3 वीडियोस पहले से इस चैनल पे अवेलेबल हैं. अगर आपने उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है, डू चेक देम आउट. इसके अलावा आपका चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन, चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन, चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन एंड चैप्टर नंबर 6 की रिवीजन भी चैनल पे अवेलेबल है. बहुत सुपर्ब अमेजिंग वीडियोज हैं. उन वीडियोज को आप रेफर करना. डिटेल में रिवीजन है. डिटेल में रिवीजन का मतलब कि हम सिर्फ रिवाइज नहीं कर रहे बल्कि हम साथ साथ में कंसेप्ट के ऊपर क्लैरिटी भी ले रहे हैं. अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर रिवीजन लेक्चर को देखा होगा देन यू मस्ट नो कि हाउ वी आर रिवाइजिंग. अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप 10-15 मिनट लगाओ, आप डेमो देखो, यू विल फील द वैल्यू एडिशन यू विल गेट आउट ऑफ दिस रिवीजन लेक्चर्स. बस थोड़ी सी पेशेंस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत सुपर्ब आपको आउटपुट मिलेगी. आई होप दैट आई एम क्लियर विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इट. आई विल बी स्टार्टिंग विद एसे 510. मैं कहां से कवर कराने वाली हूं आपका ये स्टैंडर्ड. आई एम गोइंग टू यूज दीज चार्ट्स, दिस चार्ट. ये मेरा खुद का हैंड रिटन चार्ट है. ये आपके जितने भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, मैं उन स्टैंडर्ड्स को इन चार्ट से ही कवर करा रही हूं, क्योंकि ये जो चार्ट्स हैं ये बहुत ही कंसाइज हैं, येट दिस चार्ट्स आर वेरी कॉम्प्रीहेंसिव. मतलब इन चार्ट्स में कोई भी चीज छूटी नहीं है. जो भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, जो भी आपके इंस्टीट्यूट ने आपके स्टैंडर्ड्स में बोला है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे कवर्ड है. ओके, आपको कोई मटेरियल ठीक लगता है आप वो रेफर कर सकते हो. किसी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट बॉक्स में बोला था कि मुझे ये चार्ट कैसे मिल सकते हैं, तो ये चार्ट पब्लिश हो जाएंगे ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट विच इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन. लेकिन तब तक आप क्या कर सकते हो, आप मुझे पोस्ट करके इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. और क्योंकि अभी एग्जाम में काफी टाइम बचा हुआ है तो आप इन चार्ट्स को अपने हाथ से बना सकते हो. I hope I'm clear. Okay, so I'm starting with SA 510. SA 510 को एक तो आप 5 स्टार मार्क कर लो. ऑल्दो तो जितने भी स्टैंडर्ड्स आपके इस चैप्टर में हैं सारे के सारे स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पर्टिकुलर ऐसे तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से. ठीक है, तो इसको तुम 3 स्टार तो एटलीस्ट मार्क कर ही लो और आपको ये स्टैंडर्ड करके जाना है. SA 510 किसके बारे में बात करता है, तो SA 510 ये चीज आपको लिखने की नीड नहीं है, आप सिर्फ आराम से बैठ के मुझे सुनो. ऐसे 510 बात करता है आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में. मैम ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस रिगार्ड में, तो ऐसे 510 बताता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू ओपनिंग बैलेंसेस. इन रिलेशन टू ओपनिंग बैलेंसेस. ओपनिंग बैलेंसेस वो भी इन केस ऑफ
इन केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब इसमें ऐसे 510 में हम सीखेंगे कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू ओपनिंग बैलेंसेस, लेकिन किस केस में, सिर्फ इन केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तो इस ऐसे को शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस क्या होते हैं। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस क्या होते हैं। तो आपके ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं लास्ट ईयर के, मतलब जो पिछला साल है आपका, उस साल के क्लोजिंग बैलेंसेस। क्या होते हैं आपके, जो आपके लास्ट ईयर है उस साल के क्लोजिंग बैलेंसेस, मतलब आपके प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस इस साल के क्या बनते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस। फॉर एग्जांपल, जब आप अपना रेंट अकाउंट बनाते हो, जितने भी अकाउंट आप बनाते हो, चाहे वो रेंट अकाउंट हो, सैलरी अकाउंट हो, कोई भी एक्सपेंस अकाउंट, कोई भी इनकम अकाउंट हो, आप कैसे शुरू करते हो उस अकाउंट को बनाना, आप लिखते हो टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ऐसे ही करते हो। तो ये जो आपका टू बैलेंस ब्रोट डाउन है, ये क्या है आपका, दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस, दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, दूसरा वर्ड आपको पता होना चाहिए, वो है क्या होती है आपकी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। क्या होती है आपकी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, क्योंकि ये ऐसे बताता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू ओपनिंग बैलेंस, वो भी उस केस में, किस केस में, किस एंगेजमेंट के केस में, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के केस में। तो आपका ऐसे बताता है कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट किसे कहते हैं। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कहते हैं जब आपके ऑडिटर को, जब आपकी एंटिटी ने पहली बार अपनी ऑडिट कराई है, पहली बार अपनी ऑडिट कराई है, मतलब अब से पहले आपकी एंटिटी कभी भी अपनी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कोई ऑडिट नहीं कराती थी। आपकी एंटिटी ने कभी ऑडिट नहीं कराई और आपकी एंटिटी ने पहली बार अपने ऑडिटर को अपॉइंट किया है टू डू दी ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसको कहते हैं इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। या फिर आपकी एंटिटी पहले भी ऑडिट कराती थी, लेकिन वो ऑडिट किसी और ऑडिटर से कराती थी और आपकी एंटिटी ने अपने इस ऑडिटर को, उस ऑडिटर को जिसके ऊपर इस एसए की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है, मान लेते हैं कि वो ऑडिटर आप हो, तो आपकी एंटिटी ने आपको पहली बार अपॉइंट किया है एज द ऑडिटर ऑफ द एंटिटी टू डू द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस एंगेजमेंट को भी हम कहेंगे इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। क्या कहेंगे, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तो मेरे साथ बोलो, उसे क्या बोलेंगे, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अब मेरे साथ बोलो कि एसए 510 किसके बारे में बात करता है, हिंदी में ही बोलो, किसके बारे में बात करता है। एसए 510 बात करता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है, अभी मैंने आपको ओपनिंग बैलेंसेस का मतलब समझाया कि ओपनिंग बैलेंस वो होते हैं जो आपके पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। फिर मैंने बोला कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपका एसए 510 फिक्स करता है, वो फिक्स करता है ओनली इन केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। फिर मैंने आपको बताया कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब है कि आपकी एंटिटी ने कभी भी अपनी ऑडिट नहीं कराई और आपकी एंटिटी पहली बार जब ऑडिट कराती है और जब वो अपने ऑडिटर को अपॉइंट करेगी फॉर द ऑडिट, मान लो कि उसने आपको अपॉइंट किया है एज द ऑडिटर ऑफ द एंटिटी, तो उस केस में इस एसए की रिक्वायरमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है, ऑडिटर के ऊपर एप्लीकेबल होती है। या फिर आपकी एंटिटी ऑडिट तो कराती थी लेकिन किसी और ऑडिटर से ऑडिट कराती थी और जिस ऑडिटर से वो ऑडिट कराती थी उसको कहते हैं प्रीडिसेसर ऑडिटर। क्या कहते हैं, प्रीडिसेसर ऑडिटर। मतलब आपकी एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट आज तक प्रीडिसेसर ऑडिटर से कराई और अब आपकी एंटिटी अपॉइंट कर रही है आपको फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस केस में भी एसए 510 की रिक्वायरमेंट, मतलब ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करने की रिक्वायरमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। जब मैं कह रही हूं आपके ऊपर, मैं कह रही हूं ऑडिटर के ऊपर, क्योंकि मैं अपनी क्लास में मानती हूं कि आप क्या हो, ऑडिटर हो। आर यू क्लियर विद दिस कि इस एसे में दो वर्ड क्या हैं और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है, मैम कि सिर्फ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के केस में ही एसए 510 क्यों एप्लीकेबल हो रहा है, हम रिकरिंग ऑडिट के केस में एसए 510 क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। मतलब कोई और ऐसा स्टैंडर्ड क्यों नहीं है जो स्पेसिफिकली बोलता है कि क्लोजिंग बैलेंसेस के ऊपर भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करे। तो उसका रीजन ये है कि जो आपका ऑडिटर होता है वो ऑडिट करता है। ये बात आपको पता है? यस मैम। आपका ऑडिटर किस चीज की ऑडिट करता है, ऑडिट की डेफिनेशन याद करो। तो मैम चैप्टर नंबर 1 जब हम ध्यान में रखेंगे और चैप्टर नंबर 1 में जब हम ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ते हैं
वहां पे लिखा है कि हमारा ऑडिटर ऑडिट करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, मतलब वो ऑडिट करता है कि जो भी आपकी एंटिटी में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो आपका ऑडिटर ये चेक करता है कि एंटिटी में ड्यूरिंग द ईयर जो भी ट्रांजैक्शन हुई वो ट्रांजैक्शन सही है कि गलत है, और अल्टीमेटली अपना ओपिनियन देता है। तो आपकी इन्हीं ट्रांजैक्शन को जब आपका ऑडिटर चेक करता है तो आपका ऑडिटर आपके क्लोजिंग बैलेंसेस को भी चेक करता होगा, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपकी एंटिटी का ऑडिटर सेम ही है तो पिछले साल उसने अपने क्लोजिंग बैलेंसेस चेक कर लिए होंगे, उसने कंफर्ट ऑब्टेन कर लिया होगा, तो जब वो क्लोजिंग बैलेंस इस साल के ओपनिंग बैलेंस बनेंगे तो उसको पता होगा कि उन क्लोजिंग बैलेंसेस में कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं है, इस वजह से उसको कोई एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की नीड नहीं होती इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपके ऑडिटर एक ऐसी एंटिटी की ऑडिट कर रहा है जो पहली बार ऑडिट करा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उस एंटिटी के जो क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे हैं, जो अल्टीमेटली आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज अ ओपनिंग बैलेंस शो होंगे, उन ओपनिंग बैलेंसेस या फिर क्लोजिंग बैलेंसेस जो लास्ट ईयर में शो हो रहे थे उनके ऊपर किसी ने कोई भी चेकिंग नहीं करी है, और अगर उन क्लोजिंग बैलेंसेस में कोई भी मिसस्टेटमेंट होगी तो अल्टीमेटली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी गलत हो जाएंगी। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? तो इस वजह से आपका SA 510 ऑडिटर के ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता है कि उसको ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। जब वो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कर रहा है उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं इन रिलेशन टू ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड, नाउ आई एम मूविंग टू द कंटेंट ऑफ SA 510 कि आपके स्टैंडर्ड ने क्या लिखा है। आपके स्टैंडर्ड का नाम क्या है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस। मैंने अभी अभी आपको इन दो वर्ड्स का मतलब सिखाया, ठीक है। यहां पे यही लिखा है कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट किसे कहते हैं, तो SA 510 कहता है कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट वो एंगेजमेंट है, इट इज दैट एंगेजमेंट इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ योर लास्ट ईयर, ऑफ योर प्रीवियस ईयर या तो ऑडिट हुई ही नहीं, मतलब आइदर इट इज नॉट ऑडिटेड या फिर ऑडिट हुई थी लेकिन तुमने उसकी ऑडिट नहीं करी, किसी और ऑडिटर ने उसकी ऑडिट करी, और जिस और ऑडिटर की बात वो कर रहे हैं वो है आपका प्रीडिसेसर ऑडिटर। आप यहां पे वर्ड यूज करोगे प्रीडिसेसर ऑडिटर। तो आपके इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब हुआ एक ऐसी ऑडिट एंगेजमेंट जहां पे आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट या तो हुई ही नहीं या तो हुई है पर किसी और ऑडिटर ने चेक करी है। उसके बाद SA 510 ओपनिंग बैलेंस को भी बताता है कि ओपनिंग बैलेंस क्या क्या होता है और ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। देखो यहां पे आपका MCQ पूछा जा सकता है कि ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो SA 510 कहता है कि ओपनिंग बैलेंसेस वो बैलेंस होते हैं जब आपका साल शुरू होता है, जब आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो उस पीरियड के बिगिनिंग में जो बैलेंस आते हैं, जो आपके बिगिनिंग में जो बैलेंस आते हैं वो क्या होते हैं? आपके ओपनिंग बैलेंस। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आप रेंट या किसी और एक्सपेंस या इनकम का बैलेंस ब्रो डाउन करते हो वो क्या होते हैं? आपके ओपनिंग बैलेंस। फिर SA ने बोला कि ये शो करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस, राइट मतलब जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वो ब्रॉट फॉरवर्ड होता है आपका ओपनिंग बैलेंस। और इसका इफेक्ट कहां पे आता है? इसका इफेक्ट आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसका इफेक्ट आता है आपकी करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस पे, क्योंकि जब आप रेंट का अकाउंट बनाओगे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, फिर रेंट में ड्यूरिंग द ईयर क्या चेंजेस हुए, कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए वो लिखोगे, और अल्टीमेटली एट द एंड क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे, राइट। और तीसरा आता है कि ये उन मैटर को शो करते हैं जिन मैटर के रिगार्डिंग में आपकी एंटिटी को डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल अगर एंटिटी के अगेंस्ट कोई क्लेम्स हैं, कोई कंटिजेंसीज हैं, उनके रिलेशन में आपकी एंटिटी को शेड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपके ओपनिंग बैलेंस में आती हैं। समझ में आया? अभी तक हमने ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात नहीं करी, अभी तक हमने सिर्फ दो चीजों का मतलब समझा कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या है और हमने समझा कि आपके ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है।
और हमने एक और बात समझी कि ऑडिटर के ऊपर ये ऐसे तब लगेगा जब आपका ऑडिटर किसी एंटिटी की पहली पहली बार ऑडिट कर रहा है, या फिर वो एक ऐसी एंटिटी की ऑडिट कर रहा है जिसकी कभी ऑडिट हुई ही नहीं, या हुई थी तो पिछले साल किसी और ने ऑडिट करी थी। ठीक है, तो हमने अभी तक कितनी बातें सीखी? 3 बातें सीखी। उसके बाद ऐसे 510 कहता है कि ऑडिटर, मैं तुम्हें बताता हूं कि अब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तुम्हें मतलब पता लग गया, तुम्हें यह पता लग गया कि ये ऐसे अप्लाई कब होगा तुम्हारे ऊपर। अब तुम मुझसे सीखो कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऐसे 510 ऑडिटर को बताता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऐसे 510 कहता है ऑडिटर, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ऑब्टेन करने हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है। मोस्टली जितने भी एसेज हम कर रहे हैं इस चैप्टर में, वहां पे बात ही हम ऑडिट एविडेंसेस की कर रहे हैं। तो ऐसे क्या कहता है ऑडिटर, तुम क्या ऑब्टेन करोगे? तुम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करोगे। किस बारे में? तुम ऑब्टेन करोगे एविडेंसेस इन ऑर्डर टू नो वेदर आपके जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं उनमें कोई मिस स्टेटमेंट है या नहीं। कि आपके जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं, वो ओपनिंग बैलेंसेस जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस थे, वो इस साल जब ओपनिंग बैलेंस बनकर आए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो क्या उनमें कोई मिस स्टेटमेंट है, कोई गलती है या नहीं। चाहे वो एरर है, चाहे वो फ्रॉड है, आपके ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, ये असर्टेन करने के लिए कि जो आपके ओपनिंग बैलेंस है उनमें कोई मिस स्टेटमेंट है या नहीं। एक ऐसी मिस स्टेटमेंट जिसका इफेक्ट आपकी करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पड़ रहा है। क्योंकि हमारा ऑडिटर अल्टीमेटली उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव है कि उसको ओपिनियन देना है ऑन द करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? फिर ऐसे 510 कहता है, इसके साथ साथ ऑडिटर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि तुम्हें एक और चीज देखनी है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज तुम्हारे ओपनिंग बैलेंस में शो हो रही हैं, वो तुम्हारी एंटिटी ने करंट ईयर में कंसिस्टेंटली फॉलो करी हैं। राइट? आपको क्या देखना है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आपके ओपनिंग बैलेंसेस में शो हो रही हैं, वो आपकी एंटिटी ने कंसिस्टेंटली फॉलो करी हैं या नहीं फॉलो करी हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब हुआ जैसे आपकी मैनेजमेंट डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से लगाती है। क्या आपकी एंटिटी डेप्रिसिएशन लगाने के लिए एसएलएम यूज करती है या डब्ल्यूडीवी यूज करती है? आपकी एंटिटी अपने स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करती है? फीफो से करती है, लीफो से करती है, कैसे करती है? तो जो मेथड आपकी एंटिटी अपनी वैल्यूएशन के लिए लास्ट ईयर फॉलो कर रही थी, क्या वही अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी एंटिटी इस साल भी फॉलो कर रही है? और अगर ऐसा नहीं है, तो अगर कोई चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी में, तो आपकी मैनेजमेंट ने प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है या नहीं दिया है? तो आप मुझे बताओ ऐसे 510 क्या कहता है ऑडिटर को कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर। तो ऐसे 510 कहता है कि ऑडिटर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि तुम्हें क्या करना है, मेरे साथ बोलो, तुम्हें ऑब्टेन करने हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या करना है? तुम्हें ऑब्टेन करने हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। दो चीजों को लेकर। कौन कौन सी दो चीजें? एक, कि जो भी आपके ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं, तुम्हें यह असर्टेन करना है कि क्या उन ओपनिंग बैलेंस में कोई मिस स्टेटमेंट है, क्या कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट है जो आपकी करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करती है। दूसरा, जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, शो हो रही हैं आपके ओपनिंग बैलेंसेस में, क्या आपकी एंटिटी ने उन्हीं अकाउंटिंग पॉलिसीज को इस साल भी फॉलो किया है, और अगर कोई चेंज है तो क्या आपकी एंटिटी ने उस चेंज को प्रॉपर डिस्क्लोज किया है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आर यू विद मी टिल नाउ? आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर है अभी क्या है? ठीक है, अब ऐसे ने ऑब्जेक्टिव भी बता दिया आपके ऑडिटर को। अब ऐसे ये कह रहा है कि ऑडिटर तुम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करोगे? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं दो चीजों को लेकर। तो ऐसे कहता है कि ऑडिटर अगर तुम्हें ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं तो तुम्हें क्या परफॉर्म करने पड़ेंगे? तुम्हें परफॉर्म करने पड़ेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स। और तुम्हें दो चीजों के रिगार्डिंग में ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक तो ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर, और दूसरा आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेकर, क्योंकि आपको ऑडिट एविडेंसेस भी सिर्फ दो चीजों को लेकर ही ऑब्टेन करने हैं।
तो सबसे पहले ऐसे 510 बताता है कि ऑडिटर तुम कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस। आपके इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये ऑडिट प्रोसीजर्स, चाहे वो अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेकर हो, चाहे वो ओपनिंग पॉलिसीज को लेकर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके ऐसे 510 का। ठीक है, तो ऐसे 510 कहता है कि ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंस। तो ऐसे 510 कहता है कि सबसे पहले तो ऑडिटर तुम क्या करोगे, पढ़ लेना। क्या करोगे? पढ़ लेना। क्या पढ़ोगे? जो भी एंटिटी की रीसेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी उसको तुम रीड करना। उसके साथ साथ आपके ऑडिटर की जो भी प्रीडिसेसर ऑडिटर की क्या होगी, कोई रिपोर्ट है तो उसको तुम रीड कर लेना। तो सबसे पहले टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग तुम क्या करोगे, एंटिटी की लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड कर लोगे। उसके साथ साथ आपके ऑडिटर की जो भी उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट है उसको रीड कर लोगे। उसके बाद ऐसे कहता है ऑडिटर तुम्हें क्या ऑब्टेन करने हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। किस रिलेशन में? अभी बताया कि जो आपके ओपनिंग बैलेंसेस है, क्या उन ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिसस्टेटमेंट है या नहीं, ऐसी मिसस्टेटमेंट जो आपके करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकती है। तो आपका ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, आपका ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, ये असर्टेन करने के लिए। तो ऐसे 510 कहता है सुनो, सबसे पहले तुम देखना कि जो आपके क्लोजिंग बैलेंस थे, जो आपका रेंट का पिछले साल का बैलेंस था, इस साल वो बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ है या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए पिछले साल 50,000 का बैलेंस था, इस बार आपके अकाउंटेंट ने एक जीरो खाली और वो कह रहा है कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 रुपए। तो आपको एज एन ऑडिटर सबसे पहले क्या देखना है कि आपका जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ है या नहीं। तो यहां पे आप कैसे चेक कर सकते हो, आप रिकंसिलिएशन कर सकते हो करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस की टू द प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस, राइट। फिर कहता है ऐसे 510, उसके साथ साथ तुम देख लेना कि जो पॉलिसीज, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आपकी मैनेजमेंट ने ओपनिंग बैलेंस में फॉलो करी हैं, वो अकाउंटिंग पॉलिसीज आपकी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तीसरा कहता है इसके अलावा ऑडिटर ये भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता है। कौन कौन से? नंबर 1, अगर मान लो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल ऑडिट हुई थी, इसका मतलब कोई और ऑडिटर था, तो उस ऑडिटर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लो। जो मैंने आपको पहले पॉइंट में भी बोला कि पहला पॉइंट क्या था, कि पहला पॉइंट एक कॉमन पॉइंट है। पहला पॉइंट एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन इन द सेंस कि या तो आपकी एंटिटी की ऑडिट हुई ही नहीं थी, सॉरी, पहला पॉइंट सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट है उस केस के लिए कि आपके एंटिटी की अगर ऑडिट हुई है तो उसके पास क्या होगी, प्रीडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट होगी, तो आप उसकी ऑडिटर रिपोर्ट ले लो। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कहता है कि आप क्या कर सकते हो कि अगर पिछले साल भी आपकी एंटिटी की ऑडिट हुई थी तो आप ऑडिटर की रिपोर्ट ले लो और उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लो, उसको पढ़ लो, उसकी जो भी उसने पॉइंट हाईलाइट किए हैं आप उनको चेकआउट कर लो। उसके साथ साथ ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर सकता है। ऐसे ने वर्ड यूज किया है कि ऑडिटर में परफॉर्म द स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर सच एज एनालिटिकल प्रोसीजर, मतलब वो कंपेयर कर सकता है करंट ईयर के ओपनिंग जो आपके बैलेंसेस हैं या रेशियोज हैं टू द प्रीवियस ईयर के जो भी आपके रेशियोज थे उनके साथ, एंड ही विल गेट एन आइडिया। तो आप मुझे बताओ कि आपका ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट एविडेंसेस जब वो कलेक्ट करेगा इन रिलेशन टू द ओपनिंग बैलेंसेस, जब वो ये देखेगा कि जो मेरे ओपनिंग बैलेंसेस है उसमें कोई मिस स्टेटमेंट है या नहीं, तो उस टाइम पे वो कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। तो उसको 3 टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले वो क्या करेगा, ये देखेगा कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुए हैं या नहीं, पहला। दूसरा वो क्या करेगा कि वो ये देखेगा कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आपकी मैनेजमेंट ने फॉलो करी है इन दी ओपनिंग बैलेंसेस वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। तीसरा वो कोई और स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर सकता है सच एज एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर, या फिर आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर पिछले साल ऑडिट हुई थी तो वो आपकी एंटिटी के ऑडिटर की रिपोर्ट को चेक कर लेगा। आर यू विद मी ऑन दिस? ठीक है, उसके बाद मान लो मैम जब हमारे ऑडिटर ने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस जब वो कलेक्ट कर रहा था और उसने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे ये देखने के लिए कि क्या मेरी करंट ईयर के जो ओपनिंग बैलेंसेस है उसमें कोई मिस स्टेटमेंट है या नहीं, और जब उसने ये 3 ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे और इनको परफॉर्म करके उसको मान लो मिस स्टेटमेंट मिल गई तो वो क्या करेगा, तो आपका ऐसे कहता है उस केस में आपका ऑडिटर परफॉर्म करेगा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। अगर उसको गलती मिल गई तो वो क्या देखेगा, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो गलती का इफेक्ट अगर करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं आता है तो उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर उस गलती का इफेक्ट, उस मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट उसकी करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता है तो वो अल्टीमेटली
उसके ओपिनियन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर आपके ऑडिटर ने जब ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, वो तीन कौन कौन से, वो तीन फटाफट बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि आपका ऑडिटर जब ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करता है एज पर ऐसे 510, तो वो कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ऑब्टेन करता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कि जो उसके ओपनिंग बैलेंसेस है उसमें मिसस्टेटमेंट है या नहीं। तो वो तीन ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। कौन कौन से? नंबर 1, आपका ऑडिटर सबसे पहले देखता है कि जो उसके क्लोजिंग बैलेंसेस थे वो आपकी एंटिटी ने करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड किए हैं या नहीं किए हैं। उसके बाद आपका ऑडिटर ये देखता है कि आपकी एंटिटी ने, आपका ऑडिटर कोई और स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता है, या फिर अगर आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल ऑडिट हुई थी, मतलब किसी और ऑडिटर ने ऑडिट करी थी, तो वो उसकी रिपोर्ट को भी चेकआउट कर सकता है। और आपका ऑडिटर ये भी देखेगा कि जो आपकी मैनेजमेंट ने ओपनिंग बैलेंसेस में अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी हैं वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। तो ये सारी चीजें वो इवेल्युएट करके सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करता है। अगर जब आपके ऑडिटर ने ये सारे ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करे, ये सारे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, अगर उसको मिल जाती है कोई मिसस्टेटमेंट, तो आपका ऐसे कहता है उस केस में आपके ऑडिटर को एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे और ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि इन मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या मेरी करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो कम्युनिकेट करेगा इस बात को मैनेजमेंट को और टीसीडब्ल्यूजी को। मैनेजमेंट को बताएगा कि मैनेजमेंट आपके जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे लास्ट ईयर के, जो इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस है, उसमें गलतियां हैं और वो गलतियां मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका इफेक्ट मेरे करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रहा है और अल्टीमेटली फिर उसका ओपिनियन के ऊपर भी इफेक्ट दिखेगा क्या पड़ रहा है। आर यू विद मी ऑन दिस? ठीक है, तो हमने जब आपके ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव को समझा, दूसरा हमने क्या बोला कि हमारे ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं इन रिलेशन कि जो आपके ओपनिंग बैलेंसेस में अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं, वो अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या आपके मैनेजमेंट ने कंसिस्टेंटली अप्लाई करी कि कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं करी। तो आपका ऑडिटर अब इसके लिए और क्या चेक करेगा? ठीक है, आपके ऑडिटर का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि उसको ये देखना है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आपके ओपनिंग बैलेंसेस में शो हो रही हैं, वेदर योर मैनेजमेंट हैज अप्लाइड दोज अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली इन द करंट ईयर और नॉट, राइट। तो उस केस में ऐसे कहता है कि ऑडिटर तुम्हें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं कि जो भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज ओपनिंग बैलेंसेस में शो हो रही हैं वो आपकी मैनेजमेंट ने कंसिस्टेंटली अप्लाई करी या नहीं। मतलब जो डेप्रिसिएशन का मेथड पिछले साल था, क्या इस साल भी वही है? जैसे तुम्हारी मैनेजमेंट पिछले साल अपने स्टॉक की वैल्यूएशन करती थी, इस साल भी वैसे ही वैल्यूएशन करती है? और अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर कोई चेंज हुआ है, तो क्या आपकी मैनेजमेंट ने उस चेंज को अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब अपने एएस की रिक्वायरमेंट और इंडियस जो भी कहते हैं डिस्क्लोजर को लेकर, वैसे उसका डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन करी है या नहीं करी है? आर यू विद मी ऑन दिस टिल नाउ? एक बार समराइज कर ले। अगर आप क्लासेस को फॉलो कर रहे हो देन यू मस्ट नो कि हम कैसे पढ़ाई करते हैं। हम बीच बीच में हाफ करके इवन इफ दीज आर रिवीजन क्लासेस वी समराइज जितना भी हमने पढ़ा है ताकि आपके दिमाग को बार बार याद आए और आपको वो याद हो जाए। तो ऐसे 510 किसके बारे में बात करता है? ऐसे 510 बात करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू ओपनिंग बैलेंस। जब मैंने लेक्चर शुरू किया मैंने आपको दो चीजों का मतलब सिखाया, कौन कौन सी, ओपनिंग बैलेंस किसे कहते हैं और आपके इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट किसे कहते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं जो आपकी एंटिटी के पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस है। उसके बाद इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब है एक ऐसी ऑडिट एंगेजमेंट, एक ऐसी एंटिटी जिसके पिछले साल की ऑडिट या तो हुई ही नहीं या तो हुई थी पर किसी और ऑडिटर ने ऑडिट करी थी। उसके बाद हमने सीखा कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज पर ऐसे 510। तो ऐसे 510 कहता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं इन रिलेशन टू टू थिंग्स। कौन कौन सी दो चीजें? नंबर 1, उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं कि जो भी ओपनिंग बैलेंसेस हैं उन ओपनिंग बैलेंसेस में क्या कोई मिस स्टेटमेंट है, ऐसी मिस स्टेटमेंट जो उसकी करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकती है। दूसरा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं इन रिलेशन टू ओपनिंग बैलेंसेस में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं, क्या उन अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई भी चेंज हुआ है और अगर चेंज हुआ है तो क्या आपके मैनेजमेंट ने
उस चेंज को अप्रोप्रिएटली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया। फिर हमने सीखा कि जब आपका ऑडिटर इनसफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करेगा इन रिलेशन टू दीज टू थिंग्स, तो आपका ऑडिटर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। ऐसे 510 ने बोला कि जब आपका ऑडिटर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेगा इन रिलेशन टू फर्स्ट थिंग, दैट इज कि जो आपके ओपनिंग बैलेंसेस है उनमें कोई मिस स्टेटमेंट है या नहीं, ऐसी मिस स्टेटमेंट जो उसके करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करती है, उस केस में आपका ऑडिटर 3 टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता है। नंबर वन आपका ऑडिटर ये सबसे पहले तो क्या पॉइंट था कि वो अंडरस्टैंडिंग लेगा आपकी एंटिटी से, क्या बोलेगा, पढ़ेगा आपकी एंटिटी की लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट, अगर एंटिटी की कोई लेटेस्ट ऑडिटेड रिपोर्ट अवेलेबल है, या फिर उसके साथ साथ आपका ऑडिटर क्या करेगा, जब वो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा सबसे पहले वो देखेगा कि एंटिटी के जो क्लोजिंग बैलेंस थे वो इस साल करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। दूसरा, आपकी एंटिटी ने ओपनिंग बैलेंसेस में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी हैं वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। तीसरी, वो कोई स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स, या फिर अगर आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुई है तो वो आपके ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ सकता है, उसके ऑब्जर्वेशन को चेक कर सकता है। उसके बाद आपके एसए ने बोला कि हमारे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं इन रिलेशन टू अकाउंटिंग पॉलिसीज। उसको ये देखना है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपकी पिछले साल फॉलो हो रही थी वो इस साल भी आपकी एंटिटी ने कंसिस्टेंटली फॉलो करी है या नहीं करी है, और अगर कोई चेंज हुआ है तो क्या आपकी एंटिटी ने उस चेंज को प्रॉपरली अकाउंट किया है या नहीं किया है। सो दिस वाज योर एसए 510 टिल नाउ। इसके बीच में एक पॉइंट रह गया है कि आपका ऑडिटर जब ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर रहा था कि क्या ओपनिंग बैलेंसेस में मिस स्टेटमेंट है या नहीं, अगर उसको मिस स्टेटमेंट मिल जाती है तो ऐसे 510 कहता है कि ऑडिटर को क्या करने पड़ेंगे, वेरी गुड, ऑडिटर को एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे ये देखने के लिए कि क्या इन मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट आपकी करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता है या नहीं आता है, और अगर इसका इफेक्ट आता है आपकी करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो ऐसे 510 कहता है कि ऑडिटर को इस मैटर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपकी मैनेजमेंट और TCWG को। सो दिस वाज योर ऐसे 510 टिल नाउ। लास्ट पार्ट इसका बचता है वो है ऑडिट कंक्लूजन और ऑडिट की रिपोर्टिंग विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंसेस। मतलब जो भी आपके ऑडिटर ने अभी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे उसकी जो भी रिजल्ट्स थे, जो भी कंक्लूजन्स थी, उसको वो अपनी रिपोर्ट में कैसे लेके जाएगा। तो देखो आपका ऐसे कहता है कि मान लो आपका ऑडिटर जब ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा था उसको कोई सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले, मतलब उसको वो कोई ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं परफॉर्म कर पाया, आपका ऑडिटर वाज नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। उस केस में कहता है तो हमारा ऑडिटर अगर ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो वो कभी ओपिनियन नहीं दे पाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द परसुएसिवनेस ऑफ द मैटर आपका ऑडिटर या तो क्वालिफाई ओपिनियन देगा या तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा एज पर एसए 705। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है कि मान लो कि आपका ऑडिटर ने ये कंक्लूड किया कि ओपनिंग बैलेंसेस में क्या है, मिस स्टेटमेंट है, मतलब उसने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके उसको क्या मिली, मिस स्टेटमेंट, जिसका इफेक्ट आता है आपकी करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, या फिर उसको क्या मिली, ओपनिंग बैलेंसेस में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज थी वो चेंज हुई हैं और आपकी मैनेजमेंट ने उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दिया। उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, आपको एक क्वालिफाइड ओपिनियन देगा और एडवर्स ओपिनियन इशू करेगा। सो दिस वॉज योर एसए 510। आई होप, बहुत ही छोटा सा लेक्चर है ये, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको ये एसए अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो, बिकॉज मोर यू विल शेयर इट, मोर पीपल विल कम टू नो अबाउट द चैनल एंड मोर पीपल विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। कई बार आपको अपने आप से आगे बढ़कर सोचना पड़ता है और आपको आगे बढ़ के सोचना भी चाहिए, बिकॉज मोर यू गिव मोर विल कम बैक टू यू इन एनी फॉर्म, बट इट डज कम बैक टू यू। ठीक है। सो दिस वॉज योर एसए 510। आई होप कि आपको ये एसए अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द चैनल एंड हैव अ नाइस डे। बाय। स्टे ट्यून विद द चैनल फॉर मोर वीडियोज़, क्योंकि अब ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है और इसकी वीडियोज़ आएंगी। बाय।